काइनेटिक्स के एक नए लेक्चर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब तक के लेक्चर्स में हमने स्टडी कर लिया है कि रिएक्शन रेट क्या है और किस प्रकार इसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में हम परिभाषित करते हैं। किस प्रकार समय सांद्रता ग्राफ की मदद से हम इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही हमने जाना था कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला हमारा कारक था कि अभिकारकों की सांद्रता किस प्रकार रिएक्शन रेट को प्रभावित करती है। इसमें हमने एग्जांपल लिया हुआ था कि जब लकड़ी को एयर के ऑक्सीजन के द्वारा बर्न किया जाता है तो चूंकि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन मात्र 20% है, तो जो बर्निंग की प्रोसेस होती है वो काफी धीमी होती है। इसके विपरीत जब हम लकड़ी को प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करके बर्न करते हैं तो वो अपेक्षाकृत बहुत तेजी से जलती है। तो आइए आज हम इसी संबंध को कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है और उसको किस प्रकार से मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको जानते हैं। सपोज कीजिए हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है, जनरल केमिकल रिएक्शन AA प्लस BB इक्वल टू CC प्लस ऑफ DD। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A स्मॉल a द्वारा और B के मोल्स स्मॉल b द्वारा, C के मोल्स स्मॉल c द्वारा और D के मोल्स स्मॉल d द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। इस सामान्य अभिक्रिया के लिए रिएक्शन रेट अगर हम थ्योरेटिकली देखें, थ्योरेटिकली एक नियम के द्वारा इन्हें एक्सप्रेस किया जा सकता है जो हमने पढ़ा हुआ था लॉ ऑफ मास एक्शन के रूप में। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के रूप में क्या दिया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दिया जा सकता है रिएक्शन रेट is proportional to concentration of A की पावर small of a into concentration of B की पावर small of b। इसमें ये जो पावर कोफिशिएंट हैं, घातांक हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं। ये थ्योरेटिकल लॉ था जो कि गुलबर्ग और वागे ने प्रतिपादित किया था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो यह जो थ्योरेटिकली एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल एकदम करेक्ट नहीं पाया गया, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। ये जो पावर कोफिशिएंट हैं वो इन ए और बी के इक्वल भी हो सकते हैं और इनसे डिफर भी हो सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटली किसी भी रिएक्शन के रिएक्शन रेट को हम एक्सप्रेस करें कंसंट्रेशन टर्म्स के द्वारा, तो एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन रेट प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की कुछ पावर्स के प्रोडक्ट के द्वारा। ये x और y हमने पावर कोफिशिएंट ले रखे, ये मैंने कहा ये इक्वल हो सकते हैं और b के, और ये इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी कैसे, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर फाइंड आउट करके देखते हैं। मान लिया हमारी कोई रिएक्शन है जिसमें हमारे रिएक्टेंट है A और B और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं C, और एक्सपेरिमेंटली हमने जो कंसंट्रेशन लिए हैं A और B के वो क्रमशः हमने ले लिए X और Y। तब हमने देखा प्रोडक्शन रेट ऑफ C क्या है, इसको प्रोडक्शन रेट ऑफ C इसको मेजर किया और ये हमारा मान लिया आया Z। अब किसी एक कंसंट्रेशन के, किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को फिक्स करते हुए दूसरे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया और तब हमें जो डाटा प्राप्त हुए उन्हें मैं लिख रहा हूं। कंसंट्रेशन ऑफ ए अब हमने डबल कर दिया है, बी का कंसंट्रेशन हमने फिक्स कर दिया है, वाई था उसको वाई रिटेन रहने दिया है,
तब प्रोडक्शन ऑफ सी का जो रेट है वो दुगना हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली हमें डाटा मिल रहा है। इसी प्रकार से हमने अपने अगले प्रेक्षण में क्या किया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को तो फिक्स कर दिया एक्स पर और चेंज किया कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसको हमने कर दिया डबल। तब हमने पाया कि प्रोडक्शन रेट ऑफ सी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन रेट ऑफ सी। तो ये इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ ए पे भी डिपेंड कर रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ बी पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, देखिए जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन रेट ऑफ सी भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ रिएक्शन रेट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल है। तो हम लिख देंगे रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं जब हम कंसंट्रेशन ए को फिक्स कर रहे हैं और कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल कर रहे हैं तो प्रोडक्शन रेट ऑफ सी क्या हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 के समानुपाती है। तो इसलिए हम लिख देंगे रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन से हमारा निकल करके आ जाता है रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। अब देखिए हमारी रिएक्शन थी ए प्लस बी इक्वल टू सी और यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का भी 1 था, बी का भी 1 था। लेकिन यहाँ रिएक्शन रेट में ए का घातांक आपका 1 है लेकिन बी का घातांक आपका क्या हो गया है, 2 हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो एक्सपेरिमेंटली हम डाटा हमें अवेलेबल होंगे उनके बेसिस पर हम ये एक्स और वाई परिकलित करेंगे और तब हम एक्सप्रेशन देंगे रिएक्शन रेट के। इस प्रकार एक्सपेरिमेंटली जो रिएक्शन रेट के लिए एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसे हम कहते हैं रेट लॉ। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटली हमने घातांक फाइंड आउट किए और उन घातांक के आधार पर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। इस रेट एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है बिटवीन रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है और जब मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट किए गए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, डिटरमाइंड है। अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। अब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख दिया के, तो ये हो गया इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो रिएक्शन रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो इस रेट एक्सप्रेशन में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये कहलाता है रेट कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अब रेट कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हुआ तो हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम ले लें कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिट हो, इकाई हो, तब उस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y इक्वल टू के। तो आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं एज द रिएक्शन रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। जब एकांक सांद्रण हो किसका, अभिकारकों का, तो उस दशा में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रिएक्शन रेट किसी टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर उसके रेट कांस्टेंट को व्यक्त करता है। तो ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट।
रेट कांस्टेंट को एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रेट कांस्टेंट becomes equal to reaction rate when the concentration of reactant is 1। तो उस केस में ये रिएक्शन रेट के इक्वल है, तो इसको एक नाम और दिया जाता है और उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट। तो एक बार फिर से रेट लॉ को समझते हैं। रेट लॉ और कुछ भी नहीं है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो अब आप लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम और रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन के अंतर को समझ चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल रिलेशन है, जबकि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। एक तो हमने आज के लेक्चर में जाना रेट लॉ, दूसरा हमने जाना रेट कांस्टेंट और तीसरा हमने जाना स्पेसिफिक रेट। तो स्पेसिफिक रेट और रेट कांस्टेंट सेम चीजें हैं और रेट लॉ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो यहां पर तक के आप नोट्स तैयार रखें।